तीन हार्डली कुछ चेंजेस हैं जो हम एड्रेस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि कंट्रोल दबा के थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो हमको उसका सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा, फेदर ज़ीरो कर देते हैं। इंटरसेक्शन नहीं हो रहा था, अच्छा वो वाला जैसा मैंने बताया था। आ, क्या होता है ये एक हमारा इसको ऑफ कर देते हैं थोड़ी देर के लिए और हम चले जाते हैं ऑटो सेलेक्ट ऑन करेंगे ताकि लेयर हमको मिल जाए। अब हमारे पास ये वाली लेयर है और एक ये पहाड़ वाली लेयर है। ठीक है। अब पहाड़ में आप देख रहे होंगे जब ये ड्रॉ कर रहे थे तो ये वाला हिस्सा पूरा कवर नहीं हुआ। अब हमें चाहिए कि हमें ये तो पूरा बराबर से कवर होना चाहिए एकदम साइड से। तो इसकी दो टेक्निक्स हैं। एक टेक्निक आगे आपको समझ आएगी जिसको मास्किंग टेक्निक बोलते हैं, उसमें हेल्प मिलेगा उससे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आपको ऐसा फिक्स करना है तो कैसे फिक्स करें कि आपका ये शेड पूरा में कवर हो। तो इसके लिए सबसे पहले कंट्रोल दबा के आप क्लिक करें तो क्या हुआ, आपका पूरा सिलेक्शन आ गया। राइट। अब इसके बाद आप लेसो ले रहे हैं या पॉलीगोनल ले रहे हैं, आपकी चॉइस है। लेसो लीजिए और इसको इंटरसेक्ट पे सेट करिए। ठीक है। इंटरसेक्ट पे हमने सेट किया। अब इसके बाद यहां से बस हम इसको ड्रॉ करेंगे। और डजेंट मैटर कि ये कहां जा रहा है, बस इसको बाहर होना चाहिए। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जितना सेक्शन इसके अंदर आया उतना ही सेलेक्ट होगा। बाकी जितना सेक्शन ओवरलैप हो रहा है यानी एक दूसरे के साथ बिना जुड़े जो सेक्शन है वो गायब हो जाएगा। ठीक है। तो इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, सी बाकी के जितने थे सब गायब हो गए, केवल अंदर का सेक्शन सेलेक्टेड था। अब इसके बाद अगर मैं इस पे कोई भी एक कलर ले लूं, पिक कर लेते हैं यही कलर को, नई लेयर लेके ऑल्ट बैक स्पेस करूंगा तो वो पूरे के ऊपर आ जाएगा, है ना। तो हमको सिंपली सेलेक्ट लेना है और फिर उसके बाद इंटरसेक्ट सेलेक्ट करना है, ड्रॉ करना है और फिर ऑल्ट बैक स्पेस करना है, बस। ठीक। सो इट वाज गुड। पहला अटेम्प्ट के मामले में बहुत ही अच्छा है। बस इसमें एक दो चीज़ है, फेदर नहीं यूज़ करना है क्योंकि फेदर से क्या है, ब्लर इफेक्ट आ जाता है। फिर फेदर वाला, ओके। मैं क्या होता है, बाय डिफ़ॉल्ट आपसे पहले कोई यूज़ कर रहा होगा ना, उसने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया होगा कुछ, है ना। तो आप जब बना रहे होंगे या आपका गैप हुआ होगा तो थोड़ा सा फेदर हो गया होगा तो वो उसमें आ गया। अब आई डोंट नो कि प्रोबेबली हो सकता है कि कुछ सिखाते हुए सर ने फेदर डाल दिया हो या वो भी। तो ये जो ब्लर आया है ये इसी कारण आया है क्योंकि हमने सिलेक्शन फेदर लिया हुआ था। आप देखो आपके क्लाउड में ऊपर बकायदा अच्छा आया है और ये नीचे क्यों ब्लर आया है। ओके। तो ये हुआ कि पॉलीगोनल में फेदर नहीं था और एलिप्टिकल में ओके ओके ओके। नहीं, पॉलीगोनल में फेदर था आपके, तभी ये वाला जो डिज़ाइन है ये ब्लर हुआ और इसी से पॉलीगोनल ये भी बनाया हुआ है। तो ये भी फेदर था, है ना। और बाकी इसमें एलिप्टिकल में फेदर ज़ीरो था तो इसलिए अगर ये वाला बनाना है तो जी, मोनोक्रोम बनाना है या कोई भी फेदर से क्या होता है, थोड़ा ब्लर इफेक्ट आता है। अब इससे क्या होगा मैं आपको बता दूं, ह्यूमन जो होता है ना वो पैटर्न रीड करने के लिए बना होता है। हमें पैटर्न बहुत आसानी से रीड हो जाते हैं, किसी भी टाइप के पैटर्न। अब इसमें क्या हो जाता है कि हम यहाँ से पैटर्न देखते हैं और यहाँ पे बकायदा हमें हार्ड एजेस दिखती हैं और उनको देखते 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 जैसे ही आगे जाते हैं तो हम बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं कि ये ब्लर है यहाँ पे। तो जनता को हमें बेवकूफ़ बनाना होता है। ऑडियंस जो होती है ना, ऑडियंस को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने गलती कहाँ की है, क्योंकि गलती होगी, डेफिनेटली होगी। आपको ऑब्वियस सी बात है, इस फील्ड में आपको उतना समय आप स्पेंड करेंगे। अच्छे से अच्छा आर्टिस्ट जो टॉप का आर्टिस्ट होता है, इवन हम लियोनार्डो डा विंची और इन लोग को भी बोलते हैं, माइकल एंजेलो को भी बोलते हैं, इन लोग भी गलती किए हैं। जितने वर्क आपने उनके देखे उन सब में गलती है। लेकिन बस ये है कि आपका ऑब्जर्वेशन उतना ज़्यादा नहीं है, उस स्तर का नहीं है कि आप उनको जज कर पाएँ कि उनकी क्या गलती चूक हो गई वहाँ पे, है ना। तो
अब मैंने ऐसे नाम लिए हैं तो मैं बता भी दूं कि क्या गलती थी। माइकल एंजेलो जो थे वो लियोनार्डो से 400-500 साल के पहले के डिफरेंसेस में होंगे, है ना, और लियोनार्डो बाद में आए। 400 ईस्वी में लियोनार्डो आए, और ये जो माइकल एंजेलो थे वो उससे पहले से आर्टिस्ट थे। माइकल एंजेलो जो थे वो मूर्तिकार थे, और लियोनार्डो दा विंची जो थे वो चित्रकारी करते थे। दोनों डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिस्ट थे। सो माइकल एंजेलो का जो वर्क है उनमें सबसे अच्छा वर्क वो डेविड का वर्क माना जाता है, जिसमें एक उन्होंने मूर्ति बनाई थी। और डेविड दाऊद राजा हुआ होता था हिस्ट्री में, मिडिल ईस्ट का राजा था, बहुत फेमस राजा था जो पूरे वर्ल्ड पे राज किया। तो वो राजा जो था उसके दौर का, मतलब उसको बनाया था उन्होंने। तो तभी से सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो मिकेलेंजेलो की उस डेविड की मूर्ति को लेके ड्राइंग सीखते हैं ह्यूमन एनाटॉमी के लिए, कि ह्यूमन का जो प्रपोर्शन है उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट बनाया था, कि रियल में कैसा एक ह्यूमन का प्रपोर्शन होता है, हेड बॉडी शेप कितना विड्थ होना चाहिए कितना। उसी से ये पूरे सिद्धांत निकले हैं स्केचिंग के। ठीक है। अब लियोनार्डो आए, और लियोनार्डो ने अपना डिसेप्शन वाला वर्क बनाया, जिसमें एक आदमी खड़ा हुआ है और उसके पैर सामने से भी फ्रंट से भी और 8 तरफ से सर्कुलर रोटेट करते हुए 8 पैर हैं। आप उनका डिसेप्शन वर्क देखेंगे तो आपको नज़र आएगा वो 8 पैर उसमें दिखते हैं। तो उन्होंने जो माइकल एंजेलो ने जो प्रपोर्शन बताया था वो 7.5 सर का था, यानी ह्यूमन हेड से प्रपोर्शन नापा जाता है। तो हेड जो होता है वो 7.5 सर की आपकी हाइट होती है। जैसे आपका हेड, आपके हेड का साइज़ डिफरेंट होगा, तो आपके हेड के साइज़ के हिसाब से 7.5 सर की आपकी हाइट तैयार होती है, और आपके हेड के हिसाब से आपकी हाइट तैयार होगी, आपके हेड के हिसाब से आपकी हाइट तैयार होगी। ठीक है। ऐसे ही ह्यूमन बढ़ता है। तो मिकेल एंजेलो लियोनार्डो जब आए उन्होंने 8 हेड का इंट्रोड्यूस किया ह्यूमन। तो 8 हेड में ह्यूमन जो बनता है वो सुपर हीरो टाइप का ह्यूमन बनता है, यानी अच्छा बिल्ड बनता है उसमें, वुमेन मेल दोनों। ठीक है। तो अब थी तो गलती, इस पे डिबेट बहुत चला कि लियोनार्डो ने ऐसा क्यों बनाया और उन्होंने 7.5 क्यों बनाया, तो क्या वो सही या ये सही, कोई उसमें वो नहीं है। मिकल एंजेलो जो थे उन्होंने रियलिस्टिक रियलिज्म में बनाया था, इन्होंने थोड़ा सा उस एनाटॉमी को इन्हेंस किया था ताकि स्ट्रॉन्ग मेल एंड फीमेल्स बनाए जा सकें, है ना, जबकि रियल में 8 हेड के नहीं मिलते हैं ह्यूमंस। तो अब गलतियां तो की थी किसी को कई सालों तक, 100 मतलब 400-500 सालों तक तो पता ही नहीं चला किसी को कि कहीं गलती है। लेकिन जब फिर हमारे पास तो डेटा आता है, मतलब न्यू एज आर्टिस्ट बोलें या मॉडर्न आर्टिस्ट बोलें, जो पाब्लो पिकासो तरफ के जो आर्टिस्ट थे और थोड़े से पहले 1300 ईस्वी वाले जो आर्टिस्ट थे, इन लोगों ने बहुत उस समय 12-12 15-15 साल स्केचिंग में बिताते थे। तो कई आर्टिस्ट ऐसे आए जिन्होंने सही में रियल ह्यूमन एनाटॉमी बनाना सीख लिया था। तो उन्होंने उससे, अब उनके पास तो दोनों के वर्क आ गए, तो उन्होंने दोनों को कंपैरिजन किया, तब उनको समझ में आया कि अच्छा लियोनार्डो जो थे वो 8 हेड बनाते थे और ये 7.5 हेड बनाते थे। तो अब आपकी इंडस्ट्री में इसका क्या फ़ायदा हुआ? इसका ये फ़ायदा हुआ कि मार्वल डीसी जो आपने कंपनी सुनी हैं, जो एवेंजर्स बनाती हैं, कॉमिक्स बनाती हैं ना, मार्वल डीसी, सुपरमैन बैटमैन वाले भी जो हैं डीसी वाले, वो सब 8 हेड बनाते हैं, है ना। उनका जो ह्यूमन होता है 8 हेड का होता है, इसलिए वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फीमेल दिखती हैं, वंडर वुमेन वगैरह स्ट्रॉन्ग दिखती हैं क्योंकि वो 8 हेड की होती हैं। लेकिन जो डिज्नी वाले होते हैं वो 7.5 सेट बनाते हैं, है ना। डिज्नी पिक्सार वाले जो हैं वो 7.5 हेड बनाते हैं ताकि वो रियलिटी वाले दिखें। तो ये वेरिएशंस आते हैं, राइट। ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाता है वेरिएशन। ऐसा कहीं नहीं लिखा है रूल बुक में कि अगर ये वाला वर्क हार्ड एजेस से बन रहा है तो ब्लर यूज़ नहीं कर सकते, है ना, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ह्यूमन क्या है, पैटर्न पकड़ लेता है, तो फिर वो दिक्कत समझ आ जाती है। ये वाला जो, हाँ ये वाला जो है ना, ये डिफरेंस क्योंकि बहुत 10 पिक्सल का ये अंतर है, 10 कलर का शेड का। अगर यहाँ पे एक्चुअली रेंज के हिसाब से, कैमरा रेंज के हिसाब से हमको ये कलर जो है ना, इन दोनों के बीच में एक और शेड डालना था रेंज के हिसाब से। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये फ्लैट हो जाएगा पूरा, है ना। तो अगर यहाँ पे पीछे में हम एक और कलर नीचे में डालते, डार्क होता इससे, इससे डार्क होता, इससे लाइट होता,
तो डबल शेड से नज़र आ जाता हूँ, क्योंकि हाँ ग्रासेस वगैरह बिल्कुल अच्छे गए। ये भी आपने बिल्कुल करेक्ट डाला, क्योंकि कैमरा की जो पास वाला हिस्सा है वो डार्क हो जाएगा, तो वो भी डाला है हमने। ये डाले, अभी इसमें शेडोज़ ऐड नहीं की हैं आपने, पर ज़रूरत नहीं है। कई में शेडोज़ ऐड होती हैं, कई में मोनोक्रोम में नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है डेप्थ नहीं डालनी है तो, है ना। तो बस सूरज जो होता है वो ग्रेडियंट फॉर्मेट का होता है, मतलब ये जो स्काई हम देखते हैं, लाइट जो देखते हैं वो ग्रेडियंट की होती है। तो जितना ऊपर रहेगा उतना ब्राइट होगा, नीचे जाते जाते वो डार्क होता जाता है। इसलिए होराइजन में हम लोगों को पहाड़ दिख जाते हैं, रियल वर्ल्ड में हम लोगों को पहाड़ इसीलिए दिख जाते हैं क्योंकि उनके पीछे में डार्क वैल्यूज आती हैं, और क्योंकि वो लाइट होती है ऊपर से, है ना। तो दो चार चेंजेस हैं अभी, कर सकते हैं इसको, और करिएगा, एक शेड और डाल देंगे पीछे में तो वो डिफरेंस नज़र आ जाएगा। ठीक है, बाकी आर्ट वर्क अच्छा है, और ब्लर्स वगैरह आप रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एक ज्योमेट्री गायब हो गई है, पहाड़ जो है वो मर्ज हो गया है, मतलब एक जैसा नज़र आ रहा है। तो आप अगर यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ये भी मर्ज हो गया है, यहाँ पे भी मर्ज हो गया है, तो क्या कर सकते हैं, ये वाली और ये वाली शेड में अंतर हो सकता था। अभी लेयर एक ही में बनाया हुआ है, इसके कारण से वो अलग अलग नहीं नज़र आ रहे, है ना। तो हम लोग इसको कर सकते थे, एक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आपको अगर एक सैम्पल के तौर पे मैं इसको बता देता हूँ, लेसो टूल का लेके अगर इतना भी कर देते हैं आप, मान लीजिए ऐसा सेलेक्ट करके यही शेड डाल देते हैं, है ना, तो पहाड़ में डिफरेंस आ जाएगा, ये पहाड़ अलग हो जाएगा, वो पहाड़ अलग हो जाएगा, है ना? और ये एक्चुअली जाना चाहिए यहाँ तक, तब वो डिफरेंस आता है। वैसे शेड इतना ऊंचा नहीं जाएगा, यहीं तक कहीं जाएगा। हाँ, अब ये शेड आ कहाँ से रहा है, ये भी है, इसको और ये भी कर सकते हो आप, दूसरा तरीका, वाइट को ही लेके लगा दीजिए पूरे में, तो शेड अपने आप एक ही वाइट वाइट शेड एक ही डायरेक्शन से आती रहेंगी, कलर लाइट कर देंगे, है ना। तो इसमें भी वेरिएशन बनाएंगे तो डेप्थ आती जाएगी। ठीक, ओके, सो ये दो तीन चीज़ें थी, अच्छा है। और एक और दिक्कत, ये फॉर्मेट का क्या इशू हुआ, क्योंकि आपके पेन ड्राइव में भी ये फॉर्मेट ओपन नहीं हो रहा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर भी ओपन नहीं हो रहा, दैट मीन्स कि फॉर्मेट सेव करते हुए कुछ और सेटिंग में सेव हो रहा है। सेव एज जेपीईजी करिएगा, जेपीईजी 2000 या जेपीईजी स्टीरियो मत करिएगा। नीचे वाला को चेंज हो, हाँ, तो प्रोबेबली हो सकता है कि इनमें से कोई और हो गया होगा, तो जेपीईजी ऊपर वाला चूज़ करेंगे। इसको सेव कर देता हूँ मैं, ओके कर देता हूँ, वो दूसरा फॉर्मेट ही था। अब देखिए ये दिख रहा है लेकिन ये नहीं दिख रहा है, तो वो जेपीजी 2000 या जेपीएस वगैरह फॉर्मेट हो गया होगा, जो कि विंडोज सपोर्ट नहीं करता है, इसके कारण से वो दिख नहीं रहा। ठीक है, डन, ओके। सो अब आ जाते हैं हमारे इस वर्क में, और संदीप का भी एक वर्क आया वो भी देख लें। आपका ये रहा, हाँ, दैट्स ग्रेट। आपने, अच्छा ये इमेज ली थी आपने कि इंटरनेट से ली इमेज? अच्छा इंटरनेट, मुझे लगा कि आप पी रहे होंगे कोई चीज़ और आपने ऐसे फ़ोटो लेके आपने यूज़ कर लिया। ओके, सो ये किस चीज़ के लिए आप बना रहे थे इसको? ओके, तो इसमें बस थॉट प्रोसेस कम है कि आपने सोचा नहीं कि अभी मैं किस चीज़ के लिए पोस्टर बना रही हूँ, है ना। तो मैं बताता हूँ कि मैं किस चीज़ के लिए बना रहा था। मैं एक कॉम्प्लेन का टाइप का पोस्टर बना रहा था, एक कॉम्प्लेन जो ड्रिंक होता है बच्चों के लिए, उन कंपनीज के लिए कैसे होगा, किस चीज़ के लिए था, वही मैं इसको, इसलिए मैंने बोला इसको हम आज कैरी फॉरवर्ड करेंगे और आज इसको कवर अप करेंगे, ताकि इससे समझ में आ जाए कि हम क्या थॉट प्रोसेस से बना रहे थे।
ठीक है, तो हमने कलर्स एंड ब्लॉक्स सब ले लिए। अब हमारे पास ये बच्चा आ गया, तो हम यहाँ पे क्या एक मीटर बना सकते हैं, ग्रोथ मीटर बच्चों का। 3 साल 4 साल के बच्चे हैं तो हाइट वाला एक ग्रोथ मीटर आता है ना, वो बना सकते हैं। तो अब वो ग्राफिक्स को हम ऐड करेंगे और लेट्स क्रिएट समथिंग अराउंड ओवर हियर। सो हमारे पास किड हो गया, बच्चा हो गया, उसको हम फिक्स कर देते हैं। टेक्स्ट लाना सीख लेते हैं, टेक्स्ट कैसे आएंगे और आर्टिस्टिक टेक्स्ट, अच्छे टेक्स्ट कैसे आएंगे। ठीक है, क्योंकि विंडोज़ के बहुत बेकार टेक्स्ट होते हैं। तो टी शॉर्टकट है टेक्स्ट का। आपको यहाँ पे टी मिलेगा, ये ग्रुप वेक्टर ग्रुप कहलाता है, मैंने प्रीवियसली बताया था। तो मैं चलिए इसको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं पेयर के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो मूव टूल है, इसको इसको ऐसा कर लेते हैं ना, राइट। सो ये मूव टूल होता है, यहाँ से लेकर ये जो टूल है ये आई ड्रॉपर टूल है, जिसको आई पिकर बोलते हैं, या कलर पिकर टूल होता है। ये यहाँ से यहाँ तक ये जितना ग्रुप है इसको सिलेक्शन ग्रुप कहलाएगा ये। ठीक है, फॉर दिस आई विल यूज दिस पेन। ये वाला जो टूल है इसको बोलते हैं स्पॉट हीलिंग, राइट। स्पॉट हीलिंग ब्रश होता है ये। और यहाँ से लेकर ये वाला जो ब्रश होता है इसको डॉज ब्रश बोलते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ग्रुप कहलाता है ड्राइंग ग्रुप। ठीक है, तो ये ड्राइंग ग्रुप क्यों कहलाता है, जब आपको समझने के लिए कि इनको क्यों अलग अलग बोलते हैं। सिलेक्शन ग्रुप का काम क्या होता है, कोई भी चीज़ का सिलेक्शन लेना। अब चाहे वो इमेज हो, कलर हो, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो, कोई भी चीज़ हो, उन सब चीज़ों के सिलेक्शन के लिए आपका सिलेक्शन ग्रुप है। ड्राइंग ग्रुप का काम होता है, ये आपको ब्रश प्रॉपर्टी देता है, जो पेंट ब्रश जैसी प्रॉपर्टीज देता है, ये सब वही प्रॉपर्टीज देते हैं, इसलिए इनको ड्राइंग ग्रुप बोलते हैं। और कोई भी ग्राफिक ड्रॉ करने के लिए इन्हीं ग्रुप से ग्राफिक ड्रॉ होगा और कहीं से ड्रॉ नहीं होगा। पेन टूल, इसको पेन टूल बोलते हैं। और यहां से लेकर शेप टूल तक, ये मात्र 4 जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं छोटे से, पेन टूल से लेकर शेप टूल तक, ये होते हैं वेक्टर ग्रुप। ठीक है, ये वेक्टर ग्रुप कहलाएंगे। अब वेक्टर ग्रुप क्या होगा, ये आपको ऐसी फैसिलिटी, नॉट फैसिलिटी देते हैं, अलग टाइप का ग्राफिक क्रिएट करने की फैसिलिटी देते हैं, जिसको किसी भी साइज में स्केल किया जा सकता है। ठीक है, उसको बड़ा भी कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, और वो क्वालिटी लूज नहीं करेगा। तो ये फैसिलिटी आपको देता है वेक्टर ग्रुप। हेंस टेक्स्ट जो है वो एक वेक्टर ग्राफिक कहलाता है। शेप्स बनते हैं, वेक्टर शेप्स बनेंगे लेकिन। ठीक है, तो वेक्टर और रेस्टर के बीच का डिफरेंस बताया था मैंने। रेस्टर जो है वो पिक्सल से बना होता है, कोई भी इमेज, कोई भी शेप जो पिक्सल से बनी होती है वो रेस्टर कहलाती है। अब इसमें क्या खास होता है, रेस्टर जो होता है उसमें n नंबर्स ऑफ कलर डाल सकते हो। ठीक है, लेकिन रेस्टर की एक लिमिटेशन है कि जब उसको उसके नॉर्मल साइज से आप दुगुना या तिगुना स्ट्रेच करते हैं, बड़ा करते हैं, तो वो अपनी क्वालिटी लूज कर देता है, ब्लर हो जाता है। इमेजेस हमने देखा है ना, फोटो खींचने के बाद आप उसको जूम इन करते हो तो थोड़ा ब्लर हो जाती हैं, वो रीज़न यही होता है, क्योंकि वो रेस्टर इमेज होती है। वेक्टर ग्रुप जो होता है ये यूज़ किया जाता है फ्लेक्सेस, प्रिंट, बिजनेस कार्ड, लोगोज, इन चीज़ों को बनाने के लिए। इसमें क्या होता है कि इसमें लोगो जो होता है वो कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर भी लगा रहता है। जैसे कोका कोला हो गया, कोका कोला की बॉटल में बड़ा सा कोका कोला लिखा होता है, उसके बॉटल कैप में छोटा सा कोका कोला होता है, और उसके 400 फीट के जो फ्लेक्स लगते हैं उसमें भी कोका कोला लिखा होता है, और उनकी क्वालिटी बिल्कुल सिमिलर रहती है। उसका रीज़न ये नहीं होता कि आर्टिस्ट हर बार उसको एग्जैक्टली ड्रॉ करता है। आर्टिस्ट एक बार वेक्टर में बना लेता है उसको, और हर जगह पे स्केल कर करके लगा सकता है, ये इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इमेज जो होती है वो आइदर रेस्टर होगी या तो वेक्टर होगी, दो ही टाइप की इमेजेस हो सकती है। ठीक है, ये जो टूल है ये पैन से लेकर आपका ये जो शिफ्ट फ्रेमिंग टूल है, इनमें ये पूरे बिहेवियरल ग्रुप हैं। नहीं,
वेक्टर में की लिमिटेशन यही है कि उसकी साइज़ का प्रॉब्लम तो नहीं होता, लेकिन कलर होल्ड करने के लिए उसको टाइम लगता है। आई मीन मल्टीपल कलर्स होल्ड नहीं कर सकता जितना पिक्सल कर लेता है। पिक्सल क्या है, एक पिक्सल में कितने भी कलर डाल सकते हैं, पर वेक्टर के अंदर वो क्वालिटी नहीं होती, फिर उसकी कलर्स लिमिटेशन कम हो जाते हैं, राइट। सो ये जो ग्रुप्स हैं, इसमें से हम यूज़ कर रहे हैं अभी वेक्टर ग्रुप में टेक्स्ट। हैंस टेक्स्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, कितने भी साइज में बढ़ा लेते हैं हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर्स में, तो टी शॉर्टकट रहेगा और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल माइनस प्लस से तो जूम होता है, दैट वी नो, राइट। इसको क्लिक करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट मेरा अभी यहाँ पे पॉइंट सेलेक्टेड है, 38 पॉइंट का पिक्सल मेरा एक ये है, क्या बोलते हैं, टेक्स्ट का साइज़ रहेगा 38 का। यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन आप देखेंगे तो आप रेगुलर, बोल्ड, इटैलिक। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है जनरली ग्राफिक डिज़ाइनिंग फील्ड में, ये है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेक्स्ट आर देयर, तो ये यहाँ से डिफाइन होते हैं। रेगुलर होगा, बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, जो हम लोग जानते हैं ना, एमएस वर्ड में जितने रहते थे चारों टाइप के फॉन्ट्स, वो सारे। अंडरलाइन अलग होगा, इटैलिक होगा, बोल्ड होगा और रेगुलर होगा, ये 4 टाइप के, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ फॉन्ट पूछे जाते हैं। यहाँ से हम फॉन्ट का पैटर्न चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जिस भी टाइप का हमें फॉन्ट चाहिए होगा वो फॉन्ट यहाँ से आएगा। अब रेगुलर, बोल्ड और ये जो हैं, इनके यूज़ करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं, तो अपन देखेंगे। टेक्स्ट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, टी शॉर्टकट है। इसके अंदर और भी टूल्स हैं टेक्स्ट के, ठीक है, उनको बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल हम एक यूज़ कर रहे हैं और मैं बस क्लिक कर रहा हूँ और वहाँ पे मैं टेक्स्ट डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको डाल देता हूँ, कॉम्प्लेन। नाम थोड़ा चेंज कर देते हैं, राइट, कॉम्प्लेन कर देते हैं, क्योंकि कॉपीराइट नहीं, यूट्यूब जाएगा तो कॉपीराइट नहीं करना है हमें। हमने रिसेंटली 2-3 कॉपीराइट स्ट्राइक मतलब कुछ क्लासेस में झेले हैं, क्योंकि हमने किसी प्रोडक्ट की एक्सप्लेनेशन देते हुए, मूवीज़ वगैरह जब पढ़ाते हैं तो उन किसी एक मूवी का एक्सप्लेनेशन देना होता है, रेफरेंस लेना होता है, तो हमने वो रेफरेंस लेके बता दिया बच्चे को कि देखो यहाँ पे ग्रेडियंट था, तो ऑस्कर में ये इस फिल्म को मिला था, तो किस चीज़ के लिए मिला था, तो जैसे अपन बताते हैं ना वैसे वहाँ बता दिए थे। वो वीडियो ने, वो कंपनी ने मार दी फ्लैग कि आप उसको नहीं पढ़ा सकते। यूट्यूब का एक एल्गोरिदम होता है, वो अपने आप पता करके उनके पास भेज देता है, तो आप पे ऊपर कॉपीराइट, साउंड और ये दोनों पकड़ लेता है, वो साउंड भी पकड़ लेता है। आप तो प्राइवेट में हैं, लेकिन एआई जो है वो वीडियो को प्रोसेस करते समय, जब आप अपलोड करते हैं ना, तभी प्रोसेस करते समय पकड़ता है वो। यानी वो चांस ही नहीं है कि वीडियो इंटरनेट पे जा पाएगा, वो उससे पहले ही पूरा रीड कर लेता है। तो वो साउंड और ये जो नेम वगैरह सब, हाँ, तो वो 6 सेकंड का एक टाइम होता है, 6 सेकंड से ज़्यादा हुआ ना तो फिर पकड़ लेगा। 6 सेकंड से कम क्लिप रखेंगे ना तो चल जाएगा, उसके बीच में अब्रप्ट करते करते चलाते रहेंगे तो चल जाएगा। इसलिए कपिल शर्मा शो आप देखते होगे यूट्यूब में ना, तो बीच में एक गैप आता है ना, आवाज़ कट जाती है, वो इसीलिए कट जाती है क्योंकि वो साउंड पकड़ लेता है, ऑटोमेटिकली काट देता है, आप ट्रिम कर देता है। सो हमारे पास कॉम्प्लेन बेबी का यहाँ पे एक हमारे पास टैग आ गया है। अब पोस्टर्स में 3 चीज़ें या कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो ध्यान में रखने की चीज़ होती है। सबसे पहला टाइटल। टाइटल जो होता है वो पोस्टर का एलिमेंट्स का हिस्सा होता है, तो टाइटल जो है वो सबसे बड़ा होना चाहिए, टेक्स्ट सबसे बड़ा होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, उसके फॉन्ट का स्टाइल जो कि यहाँ से चेंज होता है, ये जो फॉन्ट स्टाइल है ना, ये किसी और से मिक्स नहीं हो सकता। ये 2 प्रॉपर्टी रखनी होगी, टाइटल सबसे बड़ा होगा, दूसरा उसकी जो स्टाइल है वो किसी और एक्स्ट्रा लाइन से सिमिलर नहीं रखनी है। ये हमारा रहता है जब पोस्टर बनाते हैं। अब यहाँ पे कॉम्प्लेन बेबी का हमने रखा और इसको हम बड़ा कर रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑप्शन भी है, जैसे 16 कर दिया मैंने, 72 कर दिया, तो इतना आ गया। लेकिन अगर इससे बढ़ाना है, ज़्यादा करना है, तो या तो टाइप करके यहाँ पे डालिए वैल्यू, और या फिर इनके आइकॉन के आगे कर्सर रख दीजिए, तो एक डायल जैसा बन जाता है ना। इसको क्लिक करके आप ड्रैग करोगे, आगे ले जाओगे तो वो साइज़ बढ़ जाएगा,
पीछे ले जाओगे तो साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखते हैं हम, और इसको मैं ऊपर रख रहा हूँ अपने वाइट वाले में। अब वाइट वाइट है, सिमिलर हो गया। अब टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट पे डबल क्लिक करिए। अगर यहाँ पे मुझे तो मिल गया बट आपको नहीं मिलेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट की लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, तो आपके अपने आप टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन बार में कलर ऑप्शन है, यहाँ से चेंज करेंगे तो चेंज नहीं हो सकता है, हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं उठाए, सॉफ्टवेयर है, कभी कभार इश्यूज होते हैं। लेकिन यहाँ से चेंज करेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, वो टेक्स्ट का ही वैल्यू चेंज करेगा। तो अब यहाँ पे जैसे अब कौन सा कलर आना है, तो अगर मैं ब्लैक कर लूँ, क्योंकि वाइट के ऊपर ब्लैक बहुत ज़्यादा मतलब 100% कॉन्ट्रास्ट देता है। ये दो ही कलर हैं जो 100% कॉन्ट्रास्ट देते हैं। ठीक है, लेकिन हमें टाइटल के लिए ये कलर नहीं चूज़ करना है। टाइटल का जो कलर होगा वो लोगो से आता है कि उनका लोगो कैसा है। तो अभी मैं यहाँ पे जो बैकग्राउंड है उसका कलर चूज़ कर रहा हूँ। नहीं तो हमने लोगो देखा ही नहीं ना, जब लोगो देखेंगे तो उससे कलर उठाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हमने क्या किया, यहाँ से एक लोगो लिया, आई मीन ये कलर बैकग्राउंड जो हमने मेन कलर उठाया था उसी को टाइटल में हमने फिक्स कर दिया। अब आप चाहें तो येलो, रेड, ब्लू कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा और कॉम्प्लीमेंट्री कलर सिस्टम ऐड करते हैं। सो अभी हमने इसी को रखा, लेकिन टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ब्लेंड है और मुझे चाहिए कि टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा स्टाइलाइज हो। तो अब इस टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस है, कर्व वगैरह ये वो बहुत सारे। लेकिन आई एम 100% श्योर कि आपको एक भी टेक्स्ट साइज पसंद नहीं आएगा इसमें से, क्योंकि ये सारे स्टाइल्स जो हैं वो विंडोज़ के उठाए हुए, यानी आपके विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ये यूज़ होते हैं। तो इनमें से कोई भी आपको पसंद नहीं आएगा। तो आपको जो पसंद आने वाले साइजेस हैं या स्टाइल हैं उसके लिए क्या करें, इसके लिए आप जाएंगे गूगल। ठीक है, गूगल जाएंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे द फॉन्ट, DAFONT। अब इसमें जाएंगे द फॉन्ट के अंदर, आपको यहाँ पे मिल जाएंगी ढेर सारी फॉन्ट्स। ये A to Z फॉन्ट्स हैं, चाइनीज़, जापानीज़ किसी भी लैंग्वेज की चाहिए होगी उस पर भी डिफर्स हो जाएंगे। तो यहाँ से हम उठाते हैं प्रोफेशनल फॉन्ट्स, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइट कम्प्लीटली फ्री देती है। आगे की इलस्ट्रेटर की या कोरल की जो क्लासेस होंगी उनमें आपको ये बनाना बता दूंगा कि ये बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो फोटोशॉप में हम इसको बनाना नहीं सीखेंगे, लेकिन आगे चल के आप अपनी मर्जी से आपको कैसी फॉन्ट बनाना है वो भी बनाना सीख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब लेट जैसे इट्स अ बेबी प्रोडक्ट, तो हम इसको बेबी के ही नाम से सर्च करते हैं, या सॉफ्ट या जो भी एडजेक्टिव आपको लग रहा है आप यहाँ पे कॉमा डाल के डाल दीजिए। ठीक है, सर्च करें, यू कैन सी दैट बेबी सॉफ्ट से ये निकला। आपको और थोड़े डिफरेंट सर्च चाहिए हैं तो बेबी ही डालिए, एक टर्म डाल के सर्च करते हैं तो ज़्यादा निकलेंगे। दो बेबी के फेस वाला फॉन्ट्स अगर चाहिए आपको, पिक्सेलेटेड बेबी, बेबीलोन, बेबी मॉम, माय बेबी, बेबी डू, आई थिंक दिस वन लुक्स गुड, थोड़ा सा स्टाइलाइज भी है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये क्या होगा, ये आपका रार फाइल में आएगा, जिप फाइल बोलते हैं इसको। ये फाइल के बारे में बता दूं, डॉट रार फाइल यूज़ किए हैं पहले आपने? नहीं यूज़ किए? आपने भी यूज़ नहीं किया? आपने किया है ना। इसको क्या बोलते हैं, ये कंप्रेस्ड फोल्डर होता है। इसका मतलब ये होता है, एक तो पहली चीज़ कोई भी फाइल इसके अंदर जाती है उस पर वायरस नहीं लगता, पहला फ़ायदा ये होता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि ये क्या है, साइज़ कम कर देता है ना। तो ढेर सारे अगर आपके पास ज़्यादा साइज़ का आइटम है उसको सबको सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक करके कंप्रेस कर दीजिए। आपके डेस्कटॉप में ऑटोमेटिकली ये ऑप्शन होता है, कंप्रेस करेंगे तो वो एक जिप फाइल बना देगा। इसको जिप फाइल, रार फाइल, विन जिप फाइल, 7 जिप फाइल ऐसे कर करके फॉर्मेट में बोला जाता है। सबका काम क्या होता है, ये कंप्रेस कर देते हैं, सबको एक उसमें कंप्रेस कर देते हैं। तो इनका यूज़ जो है वो डबल क्लिक करेंगे ना तो सॉफ्टवेयर होगा तो ये उसके अंदर दिखा देगा कि कितनी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आप इनको यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट में डबल क्लिक करके यहाँ से भी वर्क करेंगे ये।
और या फिर राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर करिएगा। तो क्या होगा, ये ओपन होके जितना प्रोडक्ट है वो सारा का सारा यहाँ पे फेंक देगा। तो अब जैसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैंने फॉन्ट का एक फोल्डर बनाया होगा जहाँ पे हमारे बाकी सारे फॉन्ट्स डले हुए हैं, है ना। तो हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। एक दो और थोड़े से देख लेते हैं। एज यू कैन सी और टाइप के भी फॉन्ट्स मिलेंगे आपको, ये भी अच्छा है। क्योंकि टाइटल की बात कर रहे हैं, टाइटल मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए, यानी कि वो उसका फॉन्ट के कारण उसकी एक्चुअल नेम क्लियरली दिखे या समझ नहीं आ रहा है तो उसको यूज़ करने का मतलब नहीं। जैसे यहाँ पे ये जो डिज़ाइंस हैं, ये ग्राफिक बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं, टेक्स्ट के थ्रू ग्राफिक बनाने के लिए, लेकिन ये किसी टाइटल का नाम नहीं हो सकता, राइट। ऐसे ही और आगे आप देखेंगे तो 169 पॉइंट्स मिले हैं उसको केवल बेबी के नाम से। क्यूट फॉन्ट, बेबी फॉन्ट, अलग अलग टाइप का आप नाम दे सकते हो। क्लियर। अब क्या है कि यहाँ पे हमने बेबी बू को भी लिया हुआ है, तो इसको हम यहाँ फॉन्ट के अंदर पेस्ट कर देते हैं। अब इंस्टॉल करने का फॉन्ट तरीका बहुत आसान है। सिंपली क्या है कि जैसे बेबी बू हमारे पास है, इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हुआ, वो यहाँ कहीं पे आ गई है। कहाँ पे, यहाँ पे। अब इसको मैं लार्ज कर देता हूँ सो दैट हम इजीली देख पाएँ, या एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ। सो हमारे पास ये बेबी बू फॉन्ट है। ये जो फॉर्मेट होता है ये TTF फॉर्मेट होता है, ट्रू टाइप फॉन्ट। ठीक है, ट्रू टाइप फॉन्ट फॉर्मेट होता है TTF, इसी में फॉन्ट बनती है। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, विंडोज के अंदर जब भी डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे ही आएगा। अब ये क्या है, लिखा क्या है, पढ़ सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। कुछ खास है, यूज करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ये एकमात्र ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर A to Z सारे अल्फाबेट आते हैं, और फॉन्ट के अंदर हमें ये ड्रॉ करना होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में ये सेंटेंस अगर आप ड्रॉ कर दोगे तो एक बार में आप अल्फा A to Z सारा का सारा आप ड्रॉ कर चुके रहेंगे। यहाँ पे एक भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो आपके उसमें ना रहे, क्या बोलते, अल्फाबेट्स की पूरी रेंज में ना हो। ABCD सारे मिल जाएंगे आपको। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, तो ये बनाना पड़ता है जब हम लोग फॉन्ट बनाते हैं ना, तो इसको बनाते हैं। ये ऑटोमेटिकली आएगा, ये कोडिंग के थ्रू है, लेकिन हमें बनाना कुछ इस तरीके से पड़ता है। इसकी शीट आती है, उसमें बनाते हैं। ठीक है, तो विल गेट टू लर्न इन फर्दर ऑन। सो अभी इसको इंस्टॉल करने के लिए सिंपली यहाँ पे इंस्टॉल लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये आपके सिस्टम में, कंप्यूटर में अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसका नाम था बेबी बू, इसको क्लोज कर देते हैं। इंस्टॉल हो गया वो। अब सिंपली आप यहाँ जाइए और यहाँ पे बी सर्च करिए, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। सी, डायरेक्ट अप्लाई हो गया वो वहाँ। हाँ, इंस्टॉल करना ज़रूरी है। इंस्टॉल करेंगे तो आपके कंप्यूटर पे चला जाएगा, सेव हो जाएगा। और अगर कंप्यूटर में से आपको देखना है तो आपके C ड्राइव में ये रहता है। जहाँ पे भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपने इंस्टॉल किया है वहाँ पे जाइए, C पे, विंडोज़ के अंदर फॉन्ट होता है। हाँ, सब 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 सिस्टम, जितना कंप्यूटर यूज़ करता है सारे फॉन्ट्स यहाँ सेव होते हैं, पूरे पूरे C ड्राइव में। जिसमें भी आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला हुआ है, तो C होगा, D होगा, जो भी आपने बनाया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट लोग C में ही डाल देते हैं, ये रहता है। ठीक है, तो अब हमारे पास कॉम्प्लेन का एक टाइटल आ गया है। इसके जो टाइप्स हैं वो भी रेगुलर वाला ही सैंपल है हमारे पास, राइट। और इसके साथ साथ एक और हमने बेबी डू भी रखा हुआ था, तो इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं।
अब इसके बहुत सारे टाइप के हैं, इसका रेगुलर भी आ गया होगा, इटैलिक भी आ गया होगा, बोल्ड भी आ गया होगा, सब टाइप के हैं। तो बस सिंपली डबल क्लिक कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। ऑब्लिक यानी इटैलिक, क्योंकि जिसने बनाया था ना उसने एक ही बना के रखा हुआ था, वो थोड़ा सा ज़्यादा लेजी निकल गया। हाँ, एक बार बना लेंगे तो करियर भी इस पे बनता है। फॉन्ट बनाने वाले पूरे कैलीग्राफिक करियर वाले आते हैं, वो अलग से इसमें ड्रॉ करते हैं। सो अब हम इसमें आ जाते हैं और हमने यहाँ पे बेबी डू देखना है, तो ये बेबी डू का इटैलिक फॉन्ट आ गया, ऑब्लिक आ गया। इटैलिक से क्या होगा, लेफ्ट टू राइट झुका होगा, ऑब्लिक उल्टा होता है उसका, राइट टू लेफ्ट झुका होगा। रेगुलर वाला ये हो गया, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। नाउ दिस विल बी माय टाइटल, करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब हमें ऑल्ट दबा के हम ड्रैग कर रहे हैं यहाँ पे, और आ जाते हैं टैग लाइन पे, ठीक है। एक टाइटल, दूसरा एलिमेंट टैग लाइन, ये होना ज़रूरी है। अब टैग लाइन क्या होगा, कॉम्प्लेन बेबी का क्या टैग लाइन होगा, कीप्स यू राइट, एग्जैक्टली। टैगलाइन कुछ भी डाल सकते हैं, बट हमने यहाँ पे कीप्स यू स्ट्रॉन्ग डाल दी। अब यहाँ से लेकर इसके जैसी नहीं रख सकते फॉन्ट को, तो हमें दो चीज़ें ध्यान में रखना है। अब हमें बेबी ब्लू यूज़ कर देते हैं इसके लिए, और दूसरा चीज़ होगा कि 65 पॉइंट के नीचे ही सारे रहेंगे, क्योंकि ये 65 था, तो अब सारी जो है वो 65 के नीचे रखनी है। तो टैग लाइन जो होगा वो टाइटल से छोटा और इन्फॉर्मेशन से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हम 20 माइनस कर देते हैं, इसमें से 45 कर देते हैं। अब यहाँ पे ब्लू ब्लू में मर्ज हो रहा है, तो ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर देख लेते हैं, या इन कलर्स का कॉम्प्लीमेंट्री कलर देख लेते हैं, राइट। अब यहाँ से और ऐड करेंगे तो फिर से वापस पीछे वाला कलर निकल आएगा, तो हमें और येलोइश तरफ जाना होगा, राइट। तो येलोस के लिए मैंने बताया ही था, है ना, रेड और ग्रीन की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास येलोज वैल्यूज आ जाएंगी। अब ये वाली येलो वैल्यू जो है ये यहाँ से आएगी 145, हाँ। ये दोनों चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ अगर बदलूंगा मैं तो इसके अंदर चेंज होगा, लेकिन मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बट अगर मुझे इसको सेलेक्ट नहीं करना है, दैट मीन्स मैं केवल इसमें हूँ, टेक्स्ट पे हूँ, तो मुझे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके मैं यहाँ से भी चेंज करूँगा तो वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ये फैसिलिटी देता है। अब कई बार होता है कि आपके पास शेप्स भी होते हैं, टेक्स्ट भी होते हैं, तो शेप्स में ये ज़्यादातर सेलेक्ट कर लेता है कलर, तो फिर आप क्या कलर डालते रहेंगे, टेक्स्ट में नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि वो शेप्स जो हैं वो शेप्स में जाता रहता है कलर, तो इसलिए इन दोनों का एक अलग अलग डब्बा दे दिया गया है कलर के लिए, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास वाइट में इसको मिक्स करेंगे तो ज़्यादा ब्लेंड नज़र, मतलब ब्लेंड हो जा रहा है, वो कॉन्ट्रास्ट नहीं मिल रहा हमको। यहाँ पे हमको अच्छा खासा कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। पोजीशन जो है टैगलाइन की या कोई भी फॉन्ट की, इसको पता करने के लिए सबसे सही तरीका होता है आप कंट्रोल आर दबाइए, ठीक है। और अलग अलग तरीके की बैलेंसिंग होती है, ग्राफिक की बैलेंसिंग। तो ग्राफिक की बैलेंसिंग में जब आप यहाँ पे आपने कंट्रोल आर दबाया तो क्या आ जाता है, रूलर, ठीक है, रूलर आ जाता है। अब रूलर का यूज़ क्या करना है, बस आपको क्लिक करना है और ड्रैग करते जाना है। तो ये क्या करता है, ये आपको एक गाइडलाइन देता है ब्लू कलर की। अब ये गाइडलाइन क्या होगी, ये आपका मर्जी का बनाया हुआ मार्जिन होता है। तो जब आप पोर्ट्रेट में काम कर रहे हो तो इसको क्या करें, यहाँ सेट करें, चारों तरफ मैंने सेट किया,
ठीक है, अब मैं इसको 3 भाग में डिवाइड करूंगा, राइट। आई विल डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल। तो मैंने ये 1 2 किया, एक इधर लगाया मैंने, एक इधर लगाया, ठीक है, 3 मैंने वो दे दी, तो हेंस ये 4 भाग में डिवाइड हुआ, राइट। हमने भले ही, इसको यहाँ फिक्स किया हुआ है। अब आप चाहें तो इसको मार्जिन में भी लेके काम कर सकते हैं। ये 8.5 समथिंग का था, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको बढ़ा के किया है, नहीं तो अगर 8 का विड्थ होता तो 4 पे होती इसकी वैल्यू सेंटर की। और मार्जिन का एक खास चीज़ ये होता है, ये जो गाइडलाइन है ये अपने आप स्नैप होती है, सेंटर वगैरह में जाती है ना, जब साइड में जाएगी ना तो हल्के से अपने आप स्नैप हो जाएगी। आप इधर साइड में ले जाओगे ना तो ये अपने आप स्नैप हो जाएगा, या एक दूसरे के पास ले जाओगे ना तो ये अपने आप स्नैप हो जाएगा। तो आप जब सेंटर में ले जाते हो तो ये अपने आप स्नैप हो जाता है। इसका मतलब समझ में आ जाता है कि ये हाफ पोर्शन पे है। अब हमने इसको भी डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमें ये पता करना होता है, डिवीजन तब क्रिएट होता है जब हमें जनता का अट्रैक्शन का पॉइंट्स पता करने होते हैं। पोर्ट्रेट में इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन। तो पोर्ट्रेट व्यू में जब रहते हैं तो रूल्स ऑफ कॉम्पोजिशन में से रूल्स ऑफ थर्ड यूज किया जाता है। इसको रूल्स ऑफ थर्ड नाम दिया जाता है टेक्निक को। इसमें क्या होता है कि आप इसको 3 गाइडलाइन से इक्वली डिवाइड करते हैं, फिर उसके बाद ऊपर से इक्वली डिवाइड करते हैं। सी सेंटर पे गया तो स्नैप हो गया, ये दिस इज सेंटर पॉइंट, एक इधर एक इधर, इक्वली डिस्टेंस पे। इससे क्या हुआ, मुझे ये पता चलता है कि ये जो केज बना है बीच में, ये जनता का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे जो भी इमेज, ग्राफिक, जो भी चीज होगी, जनता का ध्यान वहां से हटेगा नहीं, सबसे पहले वहीं पे ध्यान जाएगा, ठीक है। तो बैलेंसिंग पता करने के लिए सबसे पहले ये पता करते हैं। अब मेरा कैरेक्टर जिस पे ध्यान जनता का जाना चाहिए वो बिल्कुल अंदर है इसके। अगर मैंने कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे फिक्स किया बिल्कुल सेंटर पे, तो ये एब्सोल्यूट पॉइंट कहलाता है। ये पॉइंट कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉइंट। एब्सोल्यूट पॉइंट का मतलब ये होता है वहां पे कोई भी ग्राफिक जाएगा तो जनता का ध्यान वहां से हटेगा ही नहीं। साइकोलॉजिकली जनता को घेरना होता है। तो ये अगर हम क्विकली 2 मिनट ये इमेज दिखाएं किसी को, मतलब बिल्कुल 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए कोई देखे, तो सबसे पहले अगर बीच में आपने कोई भी ग्राफिक डाल दिया तो जनता वहीं चली जाएगी। तो इसलिए कई बार कुछ ग्राफिक्स ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें आजू बाजू कोई ग्राफिक नहीं होता, वो केवल सेंटर में प्रोडक्ट होता है। कई पोस्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं, कई पोस्टर्स ऐसे बनाए जाते हैं जिनमें मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं। तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में फिर क्या होगा, सेंटर में जिसका भी डालोगे जनता उसी में ध्यान दे देगी। तो आपको मल्टीपल दिखाने हैं तो क्या करना होगा, फिर सेंटर से ऑफ करना होगा। सेंटर से एक आपका इधर आ जाएगा, एक कैरेक्टर इधर आ जाएगा, या इधर एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, राइट। लेट्स ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट। हम कॉम्प्लेंट का एक डब्बा ले आते हैं, है ना। हाँ हाँ श्योर, बाकी फिर मैं रिकॉर्डिंग तो भेज ही रहा हूँ आपको, है ना, कोई इशू नहीं है, आप देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो यहाँ पे मैं कॉम्प्लेन ले रहा हूँ। ढेर सारे कैरेक्टर्स होंगे तो लाइंस पे रखेंगे, एक पॉइंट पे एक कैरेक्टर, दूसरे पॉइंट पे दूसरा, फिर तीसरा, राइट। रखना इनके पास ही होगा, क्योंकि इधर पे अगर कोई भी प्रोडक्ट का डिटेल्स जाएगा, कैरेक्टर जाएगा ना, वो जनता के ध्यान में सबसे पहले नहीं आएगा। वो तब जब कोई ध्यान से आपका पोस्टर देख रहा होगा तब उसको ध्यान में आएगा। तो ऐसे तो बहुत कम चांसेस होता है। तो आपको जो भी डिज़ाइन बनाना है वो ऐसा बनाना है कि वो हार्डली 5 सेकेंड आपका कोई वर्क देखे और आप काम हो जाए, बस उतने में, ठीक है। इसको ध्यान में रख के ही बनाना होता है। इसलिए टाइटल सबसे बड़ा रखते हैं, सेकेंडरी फिर आपका जो टैग लाइन है। अब टैग लाइन यहाँ पे कहाँ रख रहा हूँ मैं, यहाँ पे रख रहा हूँ,
रीज़न क्या है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट पॉइंट के जस्ट इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के जस्ट ऊपर में है। ठीक है, मेरा ग्राफिक रेडी है यहाँ पे। अब मुझे एक और ग्राफिक चाहिए होगा विच इज़ ऑफ गर्ल और बॉय, तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे जाके टूल्स में जाके साइज़ को लार्ज कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी इमेजेस लेते हैं हम कई बार ब्लर आती हैं। उसका रीज़न ये हो जाता है कि ये आपका लार्ज साइजेस नहीं होते तो ब्लर होने लगता है ना। तो अनस्प्लैश में कॉम्प्लेन वाले रखे होंगे तो मैं ज़रूर वहाँ से भी ले लेते हम, लेकिन वो रखा नहीं होगा उन्होंने। सो अनस्प्लैश में से उतनी ही चीज़ें आए। अब देखिए यहाँ पे वेब पी फॉर्मेट आया है। इसका क्या बताया था मैंने, कैसे फिक्स होता है ये, क्योंकि ये आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो वो ओपन नहीं होगा ना, एरर आता है। तो इसको कैसे फिक्स करते हैं, राइट क्लिक, ओपन विथ पेंट, MS पेंट होता है ना, उसमें ओपन कर लीजिए। जो भी चीज़ आपके कंप्यूटर में ओपन होती है वो यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। ठीक है, अब इमेज जो है वो काफ़ी ब्लर सी नज़र आ रही है, वो रेजोल्यूशन के कारण हो रहा है। देखते हैं, फाइल में जाके सेव एज PNG या JPEG या जो भी आपको सेव करना है, आप इसको अपने फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। अब इसको मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, लेट्स से डेस्कटॉप आइटम्स, नहीं डेस्कटॉप के ऊपर नहीं, हम इसको D में सेव कर लेते हैं। थोड़ा सा नाम छोटा कर देते हैं। तो अब वो वहाँ से ओपन हो जाएगा। उसको लाएंगे तो यहाँ ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्टिल इट इज़ अ लिटिल बिट ब्लर, तो हम देखते हैं अगर हमारे पास ये मिल जाता हमको तो और अच्छा है। हाँ दिखेगा, वो डिटेल्स नज़र नहीं आएंगे ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अभी हमने जो डाउनलोड कर लिया इसको ही ले आते हैं, ये वाला तो है हमारे पास, ये वाला आ गया क्योंकि ये JPEG फॉर्मेट में निकाले थे और वो था WebP फॉर्मेट। नहीं वो ऑप्शन नहीं देता ना वहाँ पे, वो तो वो एक ही ऑप्शन में अपलोड किया है उसने, हम कन्वर्ट कर रहे थे उसको। अब यहाँ पे इरेजर ब्रश हमने पहले देखा था, है ना, एक बार में इमेज इरेज करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास ऐसे कोई कलर है जिसमें एक ही कलर है पीछे बैकग्राउंड में और शेड्स नहीं है, मल्टीपल शेड्स नहीं है, तो इसको रिमूव करना आसान हो जाता है इमेज रेंज से। यानी कि आपको मैजिक इरेजर सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे मैजिक इरेजर है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए और बस एक बार क्लिक कर दीजिए, तो वो जितने वाइट होंगे पीछे में सबको डिलीट मार देगा। ठीक है, सिंपली यहाँ से मैजिक इरेजर एंड क्लिक ऑन दैट कलर जो रिमूव करना है। रेड में कर देंगे तो रेड के हिस्से चले जाएंगे, येलो में करेंगे तो येलो के हिस्से चले जाएंगे। अब इनकी रेंज पूरी सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से टॉलरेंस भी है, 0 to 256, नहीं 0 to 255 कलर शेड्स होते हैं इनके अंदर। ब्लैक और वाइट के जो शेड्स होते हैं 0 to 255 होते हैं, यहाँ पे वही कलर्स होते हैं। तो येलो का अगर पूरे शेड्स करने हैं तो हमको येलो को यहाँ पे अगर मान लीजिए 60 शेड डले होंगे तो आप क्लिक करेंगे तो ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी। थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, 85 में लगभग सब चला गया। तो अगर मैं एक क्लिक करूँगा तो 85 में पूरे चले जाएंगे। तो जितने शेड्स उसके अंदर आ रहे हैं वहाँ उतनी वैल्यू बढ़ा बढ़ा के डालते जाइए। येलो के, येलो के 85 शेड्स थे यहाँ पे, अगर मुझे ये हिस्सा बस रिमूव करना है तो येलो के 85 88 शेड्स यहाँ पे डले होंगे। मुझे ऐसे पता चला कि पहले 32 था। ठीक है, अब मैंने क्लिक किया तो थोड़ा सा हिस्सा बस गायब हो रहा था, तो मुझे पता चला कि ठीक है ये ब्लॉक हो जा रहा है, यहाँ से आगे जा रहा है, यहाँ शेड बदल रहा है, तो शेड की वैल्यू बढ़ा दूंगा मैं। तो मैंने क्या किया, 65 किया था, फिर चेक किया तो देखा ये यहाँ पे ब्लॉक हो गया है ना। तो फिर मैंने 88 जब डाला तब मुझे वो एक बार में मिल गया कि ये पूरा हिस्सा जा रहा था। अभी भी थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है तो हम बढ़ा के एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
तो उससे कुछ नहीं होगा, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है तो कुछ एक्स्ट्रा कुछ डिलीट नहीं करेगा। बस एक हिस्सा है कि आप 255 मत डाल दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप सबसे ज़्यादा वैल्यू 255 डालेंगे एक बार में पूरी इमेज गायब हो जाएगी। क्यों? ब्लैक एंड वाइट में 255 शेड्स हैं तो सारे ही शेड एक साथ गायब हो जाएंगे। ये चलता उसी वैल्यू पे। तो अगर हमने यहाँ से कोई वैल्यू सेलेक्ट की हुई है, वो कलर और ग्रे स्केल दोनों को पकड़ता है, लेकिन 255 में सब कुछ वाइट हो जाता है, और मैंने बताया वाइट में सारे कलर्स होते हैं, तो ये सब कुछ अल्टीमेटली उसके अंदर आ जाता है। हा? फिर RGB चला जाता है, ये मैं बताया ना रहेगा आपको। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, केवल हमें 88 या कोई भी नीचे की वैल्यू अगर हम सेलेक्ट करें, इवन मैं यहाँ पे 1 भी कर दूं, लेट्स से इसको मैं 5 कर देता हूँ, वाइट कलर स्टिल जाएगा, क्योंकि वाइट कलर पूरे में एक ही शेड का है। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं बढ़ा देता हूँ, 12 कर देते हैं, तब वो क्लीन कट आउट होगा। हाँ, जो आसपास के पिक्सल हैं वो भी नहीं रहेंगे। अब इसको क्या करना है हमें, तो हमने ऑलरेडी एक प्लान किया हुआ था, बच्चा जो है वो हमारा इस तरफ में है, और तो प्रोडक्ट जो है वो हमारा इस पॉइंट के और इस पॉइंट के बीच में हम रख सकते हैं, डिपेंड करता है कितना स्केल करना है उसको। ठीक है, हमने यहाँ पे इसको स्केल कर दिया। यहाँ पे हमारा टैग लाइन आ गया, कीप्स यू स्ट्रॉन्ग। या ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा वीडियो। हाँ, कल आप ले लीजिएगा वीडियो। इमेज को कंट्रोल टी से क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन गिज्मो आता है। ठीक है, अब इसमें 3 प्रॉपर्टी मिलती है। छोटे कॉर्नर्स को क्लिक और ड्रैग करेंगे तो ये बड़ा छोटा करेगा, शिफ्ट के साथ करेंगे तो नॉन यूनिफॉर्म करेगा, एंड ऑल्ट के साथ करेंगे तो सेंटर से करेगा। ठीक है, स्केल। दूसरी क्या प्रॉपर्टी होती है, मोमेंट की, आप इसकी पोजीशन कहीं पे भी रख सकते हैं, ये एक फायदा। और तीसरा, जैसे ही कॉर्नर पे ले जाएंगे तो रोटेट भी कर पाएंगे इमेजेस को। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज आपकी ये वैल्यू करता है। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे ना तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, बट हम इसको आगे देखेंगे, ये सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, इनका भी यूज आएगा इमेज एडिटिंग में। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। तो अब मेरा जनता का जो ध्यान है, अगर मैं कंट्रोल सेमीकोलन कंट्रोल प्लस सेमीकोलन दबाता हूँ तो ये गाइडलाइंस इनविजिबल हो जाती हैं, फिर से उसको दबाऊंगा तो ये विजिबल होंगी। ठीक है, तो जैसे ही इसको बंद करता हूँ तो अब मुझे पता चल रहा है कि जनता जो है वो मेरे इस प्रोडक्ट पे ध्यान देगी और इस प्रोडक्ट पे ध्यान देगी। बिल्कुल, थोड़ा साइड लग रहा है तो इसको हम यहाँ कर देते हैं, है ना, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बैलेंस में रहेगा, है ना। तो अब ये यहाँ पे आ गया, गर्ल भी आ गई, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब आप चाहो तो एक सिंपल टेक्निक कर सकते हो, आप इसको सेलेक्ट कीजिए, एक नई लेयर ले रहा हूँ मैं, और यहाँ पे एक ग्राफिक बनाते हैं। ठीक है, अब मेरे पास मैंने ब्लॉक बनाया और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑन है, करेक्ट। सो आई जस्ट न्यू लेयर लिया और मैं बस इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, तो मैं बीच से इसको कट कर रहा हूँ। दिमाग तो लगाना पड़ेगा नहीं, तो इसके दोनों तरीके बता रहा हूँ कि एक है मैनुअल तरीका, जो हम लोग मैनुअल तरीके से करते हैं, तो ये कब अप्लाई करने का होता है, जब आइडिया आता है, जब आपके पास दिमाग में आइडिया आ गया कि हाँ मुझे कुछ ऐसा बनाना है, तब हम इस मैनुअल तरीके को अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा बना के दे दे, है ना। दूसरा, यहाँ पे ऐड करेंगे और क्लिक करके मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा और ऊपर करके यहाँ ज्वाइन कर देता हूँ, तो यू कैन सी ये इधर आ गया। ठीक है, अब इसमें मुझे चाहिए है पॉलीगोनल लेसो, सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट दबा के पॉलीगोनल यूज़ करूँगा तो वो एक ही डायरेक्शन पे स्नैप होगा, 45 डिग्री के एंगल पे, है ना, स्नैप होगा। तो अगर मुझे डायगोनली जाना है तो स्नैप होके चलेगा,
बिना शिफ्ट के करूँगा तो मुझे पता नहीं कि मैं किस एंगल पे जा रहा हूँ, लेकिन शिफ्ट दबा दूंगा तो अपने आप एंगल स्नैप हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको शिफ्ट दबा के एंगल स्नैप करके इसको फिक्स कर दे रहे हैं। तो ये हमारा एरो बन गया और ये मीटर बन गया, राइट। अगर मीटर छोटा करना है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नज़र आ रहा है, तो सब्ट्रैक्ट थोड़ा सा छोटा मीटर हो गया है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे, तो यही शेड का मोनोक्रोम डाल देंगे, यानी इस शेड को सेलेक्ट करेंगे और इसका ब्राइटनेस को कम कर देंगे अप्रोक्सीमेटली 28 और इसको ये मैंने X गलती से दबा दिया था तो ये शिफ्ट हो गया, X एक और बार दबाएंगे तो वो शिफ्ट ऊपर आ जाएगा। ऑल्ट बैक स्पेस, तो मीटर डिज़ाइन वहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट भी आ गया, मीटर डिज़ाइन भी आ गया, है ना। अब ये तो तरीका था जब हमारे पास आइडिया आया है और हमें उस आइडिया के तहत बनाना है, तब हमने कुछ कुछ चीज़ें जोड़ी, आपस में माइनस किया, तब ड्रॉ किया। लेकिन जब आइडिया नहीं आए और पता चले कि भाई वहाँ पे क्लाइंट ने बोला मीटर डालना है, क्लाइंट ही बोल देता है नहीं तो आइडिया के लिए, हमको नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, इसका एक प्रोसेस है वो भी बता दूंगा। हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग प्रोसेस होता है, वो प्रोबेबली हमारी सैटरडेज को जो क्लासेस होती है ना, उस दौरान पे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग और ये सब आइडिया कैसे जनरेट करना है उसकी बातें करते हैं। तो उसके लिए अलग प्रैक्टिसेस होती हैं, उसको कैसे करना है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें मीटर सेलेक्ट कर लेंगे, हाइट मीटर। तो आपको हाइट मीटर्स मिल जाएंगे अलग अलग टाइप के, है ना। आप अगर इसको भी यूज़ करते ले, जैसे कि मुझे ये पसंद आ रहा है, इसको यूज़ करते हैं, काफ़ी सटल है, इसको आप बना भी सकते हो। आई थिंक शेप लेके अभी बना सकते हो, नहीं आराम से बना सकते हैं, मोनोक्रोम बनाए हैं तो बना नहीं सकेंगे। चलिए इसको तो मोनोक्रोम में जो हमने आपको वो दिया ना सिलेक्शन टूल, उसी से सारी चीज़ें बन रही हैं, सिलेक्शन टूल। शो आप अभी क्लियर कर लेंगे इसको। सो यहाँ पे मैं इसको बस सेलेक्ट कर रहा हूँ, आई विल ब्रिंग इट डाउन ओवर हियर, ठीक है। सेम चीज़ हम लोग करेंगे, राइट क्लिक, रेस्टराइज। रेस्टराइज से क्या होगा, उसका वो ब्रश हट जाएगा ना, अब हम इसको एडिट कर पाएंगे। अब मैजिक टूल, ई शॉर्टकट है, ऑलरेडी सेलेक्टेड था, क्लिक कर देंगे। थोड़ा सा शेड बढ़ा के, क्योंकि इसमें 2-3 शेड एक्स्ट्रा आ रहे हैं, ताकि वो नाइसली गायब हो। अब अच्छे से गायब हुआ, नहीं लाइंस वहीं पे हैं। मैंने डिलीट ये हिस्सों को किया था, एक्चुअली में क्या हो रहा था कि छोटी वैल्यूज़ डाल रहे थे ना, जैसे 12 वैल्यूज़ डाले तो इसके आजू बाजू वाइट वाइट आ रहा है ना, तो उनको रिमूव कर रहे थे हम। तो ये करीब 30-40 में साफ सुथरा क्लियर जा रहा है, इसलिए अब इसको क्या करेंगे, कंट्रोल टी करके छोटा कर देते हैं, ठीक है। एक यहाँ लगा दिया और ये हिस्से को गायब करना है, तो सिलेक्शन एम से सेलेक्ट किया और डिलीट दबा दिया, तो उतना हिस्सा चला गया। अब यहाँ पे ये जो दिख रहे हैं छोटे छोटे पॉइंट, कंट्रोल दबा के इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब सेलेक्ट हो जाएंगे। नहीं नहीं, अभी तो जिराफ भी सेलेक्ट हो गया ना, जिराफ भी हो गया, बाकी चीज़ें भी सेलेक्ट हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फिर माइनस माइनस करेंगे तो जिराफ का सिलेक्शन चला जाएगा। पॉलीगोनल लेंगे एक बार में, गया, राइट। अब ये जो हिस्से दिख रहे हैं, इनमें क्या करेंगे, ब्लैक कलर लेके इसको ऑटोमेटिकली ब्लैक करने के लिए डी दबा दीजिएगा, या तो यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो डी वो हो जाएगा, जैसे कोई भी कलर हमारा सिलेक्टेड है, यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा, और या फिर कीबोर्ड से डी, ठीक है। जब ये करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ब्लैक कलर आ जाएगा, ऑल्ट बैक स्पेस दबाएंगे, तो अब इन जितने भी सिलेक्शंस थे वो सारे
ब्लैक हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारे ऊपर है कि हमको अगर ये स्पेशली चाहिए है कि वो फॉन्ट जैसा नज़र आए तो फिर इनमें से इरेज कर देंगे। और या इस पूरे को डिलीट करके यहाँ पे टेक्स्ट डाल देंगे। फॉन्ट ब्रश का साइज थोड़ा सा बढ़ा के एक बार क्लिक कीजिए, फिर थोड़ा साइज बढ़ाइए, एक बार क्लिक कीजिए। राइट, साइज वहाँ से अब चाहें तो हम यहाँ अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, 10 20 30 40 जो भी हमें बताना है, फिट वाला बनाना है तो आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे दो वैल्यूज़ आएंगी, हम यहाँ से ले आते हैं और नीचे आती है इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो जनरली जब टीवी में दिखाई जाती हैं कुछ ऐसी पोस्टर्स या कुछ, तो नीचे में कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होता है या फिर ईमेल एड्रेस डाल, वेबसाइट एड्रेस डाल देते हैं, है ना उन लोग। तो अब बड़ी कंपनीज जो होती है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देती, वो वेबसाइट्स डाल देती हैं। तो www.com हाँ कौन सा वाला? हाँ ड्रैग किया, ऑल्ट दबा के ड्रैग किया मैंने, तो ऑटोमेटिकली कॉपी हो गया वो। ठीक है, अब इसको हम सबसे ज़्यादा विजिबल रखना है तो ब्लैक कलर दे देते हैं, ब्लैक और वाइट सबसे ज़्यादा चलते हैं। ठीक है, अगर सबसे ज़्यादा देना है, और अगर हमें इसको इनके साथ रिस्पेक्टिव में देना है तो फिर हम यही कलर ब्लू कलर यूज़ करेंगे क्योंकि यही सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड कर रहा है। कलर चल जाएगा, टाइटल का साइज नहीं होना चाहिए। टाइटल के कलर्स तो ऑब्वियस सी बात है, हमने पूरी थीम के कलर्स से मैच खाने चाहिए, है ना। तो इसको हम यहाँ ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये भी अच्छा लग रहा है तो रेड का भी ले सकते हैं, अब हमारा प्रोडक्ट ही रेड है तो, हालांकि ये रेड वाले में पोस्टर बनना था लेकिन प्रोडक्ट वैसा नहीं मिलता है। तो अगर प्रोडक्ट वैसा ना मिले तो हम लोग इस प्रोडक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। हाँ, प्रोडक्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। आगे चल के थोड़ा सा और डेप्थ में हम इसको देखेंगे कि कलर्स को कैसे चेंज करना है ना। फिर भी एक तरीका मैंने बताया, कंट्रोल करके हम सेलेक्ट करेंगे या कंट्रोल करके ऑफ कर देते हैं, हम सिंपली ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे, क्विक सिलेक्शन। ठीक है, और इस सिलेक्शन को क्लिक और ड्रैग करोगे आप तो वो उतना ही सेक्शन सेलेक्ट करेगा, और जितने उसके अंदर वाले ग्राफिक होंगे उनको सेलेक्ट नहीं करेगा। ये भी कलर रेंज पे काम करता है, तो इसके पास न्यू, ऐड और माइनस दोनों ऑप्शन होते हैं। तो जैसे मुझे एन नहीं चाहिए अभी फ़िलहाल देखेंगे तो पी सेलेक्टेड नहीं हुआ है, एरो सेलेक्ट हुआ है, एन सेलेक्ट हुआ है, एम और कॉम ये भी सेलेक्ट हो गया। तो मुझे क्या करना होगा, बस ऑल्ट दबा के इन पे, ऑल्ट दबा रहा हूँ तो माइनस आ जा रहा है कर्सर पे। हाँ, ऑल्ट दबा रहा हूँ तो वो माइनस आ जाएगा, बस आपको बस एक क्लिक करना है तो वो उतना एरिया सेलेक्ट कर लेगा। आपको बस बताना होगा कि कौन सा कलर रेंज पे आ रहा, कौन सा नहीं आ रहा। ठीक है, अब हमारे पास ये पूरा सिलेक्शन आ गया है। आप चाहो तो इसमें करोगे तो ये कलर चेंज हो जाएगा। एक तरीका ये है। ठीक है, और एक तरीका होता है यहाँ पे आर्ट हिस्ट्री ब्रशेस और हिस्ट्री ब्रशेस होते हैं। जस्ट मिनट, ये है कलर रिप्लेसमेंट ब्रश। इसमें क्या होता है कि आपको एक कलर पिक करना होता है और उसको किस कलर के साथ रिप्लेस करेंगे वो बताना होता है। तो जैसे अब यहाँ पे मैं करते जा रहा हूँ तो वो, हाँ, तो जैसे मैंने जो पहला कलर आपका सेलेक्ट किया था वो कलर पकड़ लिया उसने। अब उसके बाद मैं जैसे ही पेंट करते जाऊंगा वो केवल रेड वैल्यू को पकड़ेगा। बस क्लिक करके, पहली बार जब मैंने क्लिक किया,
जैसे ही क्लिक किया उसने रेड पिक कर लिया। अब इसके बाद बस मुझे पेंट करते जाना है, तो वो जो रेड उस शेड में आता जाएगा उसको वो रिप्लेस करता जाएगा। अब देखो मैंने ब्लू सेलेक्ट किया तो अब नहीं हो रहा, ब्लू हो गया। अब मैंने उसके ऊपर कोई कलर डाला तो वो ब्लू नहीं होगा। क्लियर है ना? तो बस सिंपली एक बार सेलेक्ट करना है कलर। सेलेक्ट कहाँ से हो रहा है? वो पीछे बीच में आपको छोटा सा क्रॉस हेयर दिख रहा है, पॉइंट, वो सेलेक्ट करता है। ब्रश किस भी साइज का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो छोटा सा पॉइंट सेलेक्ट करता है। तो रेड को जैसे ही सेलेक्ट किया उसने रिप्लेस किया, अब बस पेंट करते जाना है। बाकी रेड क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो शेड का नहीं है, शेड में थोड़ा अंतर आ रहा है करके वो नहीं कर पाया। तो यहां से टॉलरेंस आप बढ़ाओगे, परसेंटेज टॉलरेंस, फिर वो उसको ज़्यादा वैल्यूज़ को लेना शुरू कर देगा। हाँ, लाइटिंग्स के कारण जो शेडो रियल वर्ल्ड होता है ना, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा तिरछा होता है तो इधर का लाइट दिखता है, वहाँ का, उसके कारण थोड़ा शेड डिफरेंस आ जाता है। जी बिल्कुल, तब तो प्रोफेशनल काम होगा ना। देखिए ये भी फिक्स हो रहा है क्योंकि हमने शेड वैल्यू ज़्यादा बना दी थी, तो जितने रेड उसको मिल रहे हैं उस सेम शेड के, उन सब में ब्लू जा रहा है। पर अगर हम देखें तो हमने प्रोडक्ट ब्लू कर दिया है। ठीक है, अब कॉपीराइट का भी कोई टेंशन नहीं होगा। और एक ये भी कर देते हैं ना, कलर पिक करके ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये कॉम्प्लेन भी हो जाएगा, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। ठीक है, तो बाकी इसका 3D टेक्स्ट कैसे बनाना है वो भी हम लोग देख लेंगे, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस चीज़ को। अदर देन दैट हम इसको मार्जिन में आ जाते हैं। अब हमने कंट्रोल सेमी कॉलन, है ना, कंट्रोल सेमी कॉलन से हाइड, है ना, विजिबल टॉगलिंग के लिए होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हमेशा कोई भी ग्राफिक बना रहे होते हैं तो साइड साइड के मार्जिन्स छोड़े जाते हैं, करीब 0.2 mm मिलीमीटर का जो साइज होता है उतना छोड़ा जाता है। 0.2 से लेकर 0.8 तक आप मैक्सिमम मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए मेरे रूलर से मैं एक एक वैल्यू छोड़ रहा हूँ, एक एक यूनिट छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको ड्रैग करके बीच में देखिए वो एक यूनिट छोड़ रहा हूँ, यहाँ से एक यूनिट। ठीक है, ठीक है। अब ये एक एक वैल्यू क्यों छोड़ा, इसको बोलते हैं ब्लीड, ब्लीड, BLEED, ब्लीड। अब ब्लीड का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में तो इसका मतलब ये होता है कि भाई खून निकल रहा है, तो यू आर ब्लीडिंग, राइट? सो डू यू ब्लीड, यानी क्या तुमसे खून निकलता है क्या? लेकिन ग्राफिक लाइन में ब्लीड का मतलब थोड़ा सा उसी से रिलेटेड होता है, बट ब्लड से रिलेटेड नहीं होता, कट से रिलेटेड होता है। क्या होता है, जब हम लोग पोस्टर प्रिंट करते हैं या किसी प्रोडक्ट का पैकेज प्रिंट करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ हम प्रिंट करते हैं, तो हमको क्या करना होता है, जब ये प्रिंटिंग होती है तो एक बार में कितनी शीट्स में निकलता है? हज़ारों की शीट्स में निकलता है। तो हज़ारों की शीट्स में हम लोग जो नॉर्मल प्रिंटर यूज़ करते हैं उसमें एक एक पेज निकलता है, लेकिन ये तो प्रोडक्शन है, यहाँ पे एक बार में 1000 शीट निकालनी होती है। तो क्या करते हैं, बड़ा सा एक पेपर ले लेते हैं और उसके ऊपर में इनको, मतलब ये जो ग्राफिक होता है ये कॉपी में निकलता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रिड बेस्ड होता है, सारा कुछ ग्रिड बेस्ड मैट्राइसिस बेस्ड होता है। एक साथ ढेर सारी पासपोर्ट फोटोज निकलती ना, सेम चीज़ प्रिंट होती है लेकिन बहुत बड़े पैमाने में। तो इनके लिए 1000, 1500, 2000 मायने नहीं रखता, इन लोग लाख 10 लाख में निकालते हैं पूरी की पूरी। तो कोई भी एक चीज़ प्रोडक्ट की प्रिंट होती है वो लाख के ऊपर जाती है। ठीक है, तो
अब होता क्या है कि जब निकाल तो लेंगे प्रिंट, लेकिन कटिंग इनमें एक प्रोडक्ट होता है, डिवाइस होता है, कटर बोलते हैं उसको। ये क्या करता है, इनको बीच से काटते जाता है। मान लीजिए एक एरर हो गया कि बीच में कहीं पे एक फ्रिक्शन आ गया रोलर में, जिससे ये एक रोलर होता है, उससे ये पूरा प्रोडक्ट स्लाइड होता रहता। रोलर में कहीं कुछ डस्ट आ गई, कंकड़ आ गया, कुछ हुआ, थोड़ा सा लेफ्ट या राइट हो गया। अब कटर को थोड़ी ना पता है कि वो सीधा काट रहा है या गलती, वो तो काटते जाएगा। 1 mm का भी या 2 mm का भी अंतर अगर आपके पोजीशन में हुआ, तो कटर पूरा का पूरा 1.5 लाख पेजेस को उल्टा या तिरछा काट देगा। यानी कि आपका जो ग्राफिक होगा वो आधा कटा हुआ निकलेगा। हो सकता है कि कटर यहाँ से पूरा का पूरा काट दे और ऐसी 1.5 लाख कॉपीज में कटा हुआ निकलेगा। तो क्या होता है ऐसी सिचुएशन में, बहुत नुकसान हो सकता है। तो उस नुकसान से बचने के लिए ब्लीड लाइन छोड़ी जाती है। यानी हर एक ग्राफिक के बीच में 4 mm का 0.4 mm का डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ 0.2 mm और दूसरा जो इसके बगल में रखा होगा उसका 0.2 mm का डिफरेंस, तो 4 mm का डिफरेंस आ गया। अब कटर अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्राफिक नहीं कटेगा। भले ही पोस्टर जो है वो थोड़ा सा छोटा या थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ग्राफिक नहीं कटेगा। तो वाइट छोड़ना हो या वाइट छोड़िए, या ऐसे मार्जिन बना के उसके अंदर ग्राफिक बनाइए, है ना। तो ब्रीड लाइन जो है ज़रूरी नहीं है कि आप वाइट कलर का कुछ उसमें दें, बट ये है कि ये मार्जिन ले लेना ज़रूरी होता है बनाने से पहले। इससे क्या हो जाएगा कि आपका ग्राफिक इसके अंदर ही बनेगा। अब हमने तो बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर ही बनाया हुआ है, बट हो सकता है जब ड्रॉ आप करते हो तो आपको ना पता हो कि कहाँ तक बनाना है, तो उसके लिए ब्लीड लाइन पहले ही बना लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, बना लेते हैं एक बॉर्डर, क्योंकि पोस्टर है तो बॉर्डर ज़रूरी हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, मतलब सॉरी ड्रैग करेंगे और अपने आप पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, या कंट्रोल ए शॉर्टकट है एक बार में पूरा सेलेक्ट करने के लिए। फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे और बीच का हिस्सा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और क्योंकि ब्लीड बनाया हुआ था वो अपने आप स्नैप हो जाएगा उसके अंदर। नई लेयर मैंने ली हुई है, बस ऑल्ट बैक स्पेस दबाऊंगा और वो चारों तरफ बॉर्डर बन जाएगा। कंट्रोल सेमीकोलन, हमारा पोस्टर रेडी। अब इसमें और भी 2-3 चीज़ें ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर होता है। चॉइस इन द सेंस जो कस्टमर हमें 2-4 बातें बताते हैं कि भाई इसमें फलाना ग्राम प्रोटीन मिलता है, इतना, कई बार बोलते हैं ना बच्चों को, इतना कैल्शियम मिल रहा है, इतना प्रोटीन मिल रहा है, ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, पता नहीं। एग्जैक्टली, इम्यूनिटी बूस्टर आया हुआ है। एग्जैक्टली वो जो बूस्टर हाइलाइट्स हैं वो हम यहाँ पे बनाएंगे, है ना। तो आप इसको फिर सर्कल से या मैंने बताया ब्लॉक से अभी बना रहे हैं तो ब्लॉक ही ब्लॉक यूज़ करके बनाइए, तब तक जब तक अभी फ़िलहाल आप उस बैलेंसिंग को नहीं सीख पाएंगे, है ना। और जब सीख जाएंगे तो फिर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे हमने एक सेक्शन रख दिया, प्रोबेबली ये सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टेक्स्ट एंट्री मिलेगी हमको, है ना, ज़्यादा टेक्स्ट लिखने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई ये इतने % इनको मिल रहा है वैल्यू। और दूसरा एक और लेयर लेके कर सकते हैं। लेयर का पैनल बड़ा करने के लिए यहाँ से इसको ऑफ कर दीजिए, तो आपके पास लेयर का बहुत बड़ा पैनल आ जाएगा। हाँ, लैपटॉप में मार्जिन थोड़ा सा छोटा हो जाता है, तो इसको क्या ना बाहर भी निकाल सकते हो आप, लेयर को निकाल के बाहर कर लिए, है ना, ताकि आप आसानी से इसको यूज़ कर पाओ पूरी चीज़ों को। अब यहाँ पे 100% ऑफ, इतना तो कोई देगा नहीं 20 या 10% ऑफ में अगर बेच रहे हैं, 25 ग्राम एक्स्ट्रा, राइट, 250 ग्राम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रहेगा, या कुछ ऐसा देना हो तो वो वैल्यूज़ यहाँ पे दी जा सकती हैं। हाँ, उसका जो डब्बा जो आप पैकेज देखते हो वो पोस्टर ही पैकेज है, उसको पोस्टर के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, है ना।
यहाँ तक क्लियर? ठीक है, तो इसको अभी यहीं तक रखते हैं। आगे हम जाएंगे तो फिर और टाइप के पोस्टर्स बनाएंगे, तो हम और टाइप की चीज़ों को सीखेंगे। अभी फ़िलहाल हमारे लिए इतना काफ़ी है वैल्यूज़। ठीक है, तो इसको एक बनाना है, आपका जो ऑलरेडी बना बनाया है उसी को हमको ऐड करना है। अब आप जो हाथ और फूल वाला बना रहे हैं तो आप फिर बुटीक का बनाइए। बुटीक का बना लीजिए, या तो उसका बना लीजिए, क्या बोलते, वेजिटेशन या ग्रीनरी वाला बना लीजिए। फ्लावर शॉप, फ्लावर शॉप का बना सकते हैं ना, अलग अलग फ्लावर से। एक फ्लावर, एक टाइप के फ्लावर, फ्लावर हम बेचते हैं जो बिल्कुल स्पेशली एक टाइप का फ्लावर होता है ना, वो बेच सकते हैं। पोस्टर का नहीं, पोस्टर का उन्होंने अभी नहीं भेजा है। उन्होंने अभी क्या बोलते, मोनोक्रोम के दो दो तीन आर्ट वर्क भेज दिए, मोनोक्रोम और कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के साथ किए थे। आपको उसकी ज़रूरत अभी नहीं थी क्योंकि हमने कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कवर अप कर लिया था, है ना। बाकी आप अगर चाहें वैसा आर्ट वर्क बनाना तो कुछ नहीं है, मोनोक्रोम को कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साथ मिक्स करना है। मतलब मोनोक्रोम को रिप्लेस कर दीजिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर के साथ। ड्रॉ करने का तरीका बिल्कुल सिमिलर है ना, उसमें केवल कलर्स का डिफरेंसेस है और कुछ नहीं। हाँ, डिज़ाइनिंग मैं भेज दूंगा, हमने इनको भी एक रेफरेंसेस भेजे थे, तो आपको भी मैं एक रेफरेंस भेज दूंगा। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल हाँ। हाँ, इसका रीज़न ये हो रहा है कि आपका रेजोल्यूशन साइज़ बहुत बड़ा होगा, या तो जब आप यहाँ सेव कर रहे हैं ना, देखिए जब फाइल में जाके न्यू कर रहे हैं, अभी इस फाइल का जो साइज़ है वो करीब 24 MB का है, जो नीचे दिखा रहा है यहाँ पे, इसका बहुत साइज़ है। तो इसकी रेजोल्यूशन कम कर दीजिए, 150 कर दीजिएगा, तो फाइल साइज कम हो जाएगा। और या फिर इसको ना कम करके साइज को कम कर दीजिए। अभी आप कितने साइज पे वर्क कर रहे होंगे? A4 पे ही काम, A4 में ही कर रहे होंगे। अभी तो फिलहाल A4 ही लेना है। ए तो प्रोबेबली फिर A3 सेलेक्टेड होगा, एक बार देख लीजिएगा, अगर ज़्यादा महंगा निकल रहा है तो डिफ़ॉल्ट तो ऐसा है कि जो सबसे पहले सॉफ्टवेयर में रहता है वो A3 या A4 ही आएगा। बाकी फिर डिफ़ॉल्ट तब सेट हो जाता है जब हमने कोई अपनी मर्जी का कोई भी चीज़ दिया रहता है ना, उसको डिफ़ॉल्ट सेट कर देता है सॉफ्टवेयर अपने आप। तो फिर आप क्या बार बार वही चीज़ें निकल रही होंगी, कुछ नहीं है, प्रिंट में जाइए और A4 पे क्लिक कर दीजिए, बस, और कुछ नहीं है, A4 पे ही काम करिए। और अगर जब सेव करते समय, जैसे फाइल सेव एज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जेपैग पोस्टर निकालते हैं जैसे, है ना, सेव करते समय ये आता है, ये ज़रूर ज़रूर, ये क्या है, अभी बता रहा है मेरी फाइल जो है वो 2 MB की निकलेगी। इसको मैं कम कर दूंगा तो कैलकुलेट करके बता देगा कितने MB की निकल रही है। ठीक है, ये जेपैग को एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन होता है, इसको जितना कम कर दूंगा उतना कम फाइल साइज। आपके में नहीं आ रहा था, वहाँ वाले CS वाले में नहीं आ रहा है? ओके, उसमें ये नहीं दे रहा है। ओके, उसमें क्या देता है जेपैग सेव करते समय? एक बार और सेव करेंगे, क्योंकि ये वाला ऑप्शन अगर नहीं दे रहा है तो कोई इशू नहीं है, हम चेक कर लेंगे। हाँ, मेरे को एक बार दिखाइएगा, क्योंकि ये ऑप्शन उसको देना चाहिए, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट वो प्रोग्रेसिव रेंडर क्यों नहीं दे रहा है, या तो ये प्लगइन ही इंस्टॉल नहीं हुई होगी ठीक से, और या फिर क्या बोलते, शायद हम उस ऑप्शन को मिस कर रहे हों, तो एक बार देख लेंगे। इमेज मुझे, आप इसको ज़ीरो पे करके भी निकाल सकते हैं, क्लैरिटी उतनी नहीं रहेगी, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, साइज़ कम होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, लेकिन हमें वो उस कॉम्प्रोमाइज़ को पता करना होता है कि कितना लेवल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है। अब जैसे मैं इसको ज़ीरो पे निकाल रहा हूँ, ठीक है, इसको हम ओके करते हैं। अब देखते हैं ज़रा, तो क्विक एक्सेस पे मुझे दिखा देगा कहाँ पे सेव है। ये ज़ीरो पे निकला हुआ है कि नहीं? कई बार
अच्छा दिखता है, कई बार डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन अब 0 पे निकला है। अब यहाँ पे मैं इसको फुल साइज में भी निकालता हूँ, सेव एज जेपीजी। हम इसको ए बी कर देते हैं, सेव करते हैं और इसको फुल साइज में निकालते हैं, 2 MB वाले। क्योंकि आपका साइज बड़ा है कैनवस का। अब ए बी में और उप्स ए में दोनों तो ओपन होते हैं। शिफ्ट नहीं हो रहा ना, ये ऐसा हिल क्यों रहा है? मुझे नहीं पता कि ये हिल क्यों रहा है। ये जूम इन जूम आउट तो मुझे पता है, लेकिन नेक्स्ट थोड़ा सा बीमार चल रहा है अभी। हाँ, अब नहीं होगा। कुछ अंतर नजर आया? नहीं, लेकिन जब आप प्रिंट करने जाएंगे, नहीं तब भी नहीं। जब आप मल्टीपल प्रिंट करेंगे यानी छोटे से बड़ा साइज करेंगे, तो जिसमें ज़्यादा फाइल साइज होगा वो ज़्यादा बार स्ट्रेच हो सकता है, और जिनमें फाइल साइज बिल्कुल नहीं है, जैसे ज़ीरो वैल्यू थी, तो उसमें वो ज़्यादा स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, यानी आप उस साइजेस को मल्टीपल साइजेस में नहीं निकाल पाएंगे। तो बड़ी रेजोल्यूशन में ये फैसिलिटी मिल जाएगी कि हम उसको दुगुना या तिगुना स्ट्रेच कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल कम रेजोल्यूशन पे अगर आप एक भी बार उसको बढ़ाएंगे तो वो अपनी क्वालिटी लूज करेगा, तो ब्लर होना शुरू हो जाएगा। बाकी अगर आपका पर्पस है कि इतने ही साइजेस में निकलना है, इतने ही साइज में दिखाना है, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है बढ़ाने की, 0 पे निकालिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। वर्किंग में पिक्सल्स में करिए, इंचेस में तब जब बड़े फ्लेक्सेस में काम करते हैं। इंचेस में A4 साइज इसलिए बताया क्योंकि वो आप कभी भी उससे ऊपर नहीं जा पाओगे, लेकिन जब आप बड़े फ्लेक्सेस में काम करोगे ना, वो फुट साइज वाले होते हैं ना, जिनमें फीट्स में बताया जाता है। अब 10-10 15-15 फीट, जैसे बाहर का बोर्ड लगा हुआ है रेड वाला जो बना हुआ है, वो साइज में काम करना है, तो फिट्स में जाने के लिए इंचेस की ज़रूरत पड़ती है ना। तो पिक्सल ही सही है, अगर हम इसको पिक्सल्स को अच्छे से समझ पा रहे हैं, इंचेस को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप बिजनेस कार्ड का साइज लीजिए, कितना छोटा होता है बिजनेस कार्ड, इतना सा होता है, 3 इंच बाय 2 इंच का होता है ना। उसमें इंचेस वर्क कर जाता है। हाँ, इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट A4 लीजिए, तो 8 इंच बाय 11 इंच का पोस्टर बनेगा। पिक्सल का बस काम इसलिए आएगा जब इंटरनेट के लिए कुछ बनाना होता है ना, तो उसमें पिक्सल्स काउंट करने होते हैं। हाँ, मैंने कभी मना थोड़ी ना किया। उनको इसलिए लगा कि अभी क्योंकि इंचेस मार्जिन बड़ा मार्जिन होता है, कल की डेट में आपने सोचा कि मुझे 3000 पिक्सल में बनाना है, लेकिन दिमाग में था इंचेस में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ 3000 डाल दिया आपने, तो 3000 इंच कितना फिट हो जाएगा, आपका सॉफ्टवेयर चालू भी नहीं होगा, क्योंकि वो बहुत हैवी होगा, उसके लिए अच्छी खासी मेहनत लगेगी। एक दो स्टूडेंट्स ने अर्लियर ये गलती की हुई है, हम जनरली देखते हैं, वो क्या सोचते हैं पिक्सल में बनाना है, अब हम बोलते हैं भाई 2500 पिक्सल में या 2K रेजोल्यूशन पे बनाइए, ऐसी बात होती है। अब 2K रेजोल्यूशन बोले, उन्होंने 2K डाला, एंटर मार दिया, ये नहीं देखा कि इंचेस में था वो। तो 2500 इंच के हिसाब से अगर बात की जाए तो कितने पिक्सल आएंगे? 2500 इंच, 1 इंच में 300 पिक्सल आ रहे हैं आपके, तो 2500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, है ना। पिक्सल है तो वो पिक्सल का रेशियो अलग होता है, वो क्या बोलते हैं 1024, जो हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन या मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन सेट करते हैं हम लोग, तो क्या होता है अल्ट्रा एचडी जो होता है वो 4K में जा रहा है ना, 4K रेजोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या होता है 4000 यानी 4098 बाय 4098,
है ना, 4098 हाइट भी होगी, विड्थ भी 4098 हो जाएगी, वो ब्लॉक बनेगा अल्ट्रा एच डी का। सेमी एच डी जो एच डी रेजोल्यूशन है वो क्या होगा, 2048 बाय 2048 डिवाइडेड बाय 2 हो जाता है, 4000 का डिवाइडेड बाय 2 2048 होगा, उसका डिवाइडेड बाय 2 हमारा ये नॉर्मल साइज होता है 1080p, उसका डिवाइडेड बाय 2 यूट्यूब का डिफ़ॉल्ट साइज होता है 720p, उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो यूट्यूब का थंबनेल आ जाएगा, उसका डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो आपका कंप्यूटर का आइकॉन आ जाएगा। तो डिजिटल वर्ल्ड क्या होता है, ऐसे डिवाइड रहता है। ये शुरू कहाँ से होता है, 32 से, 8 से, सॉरी 8 बिट से, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 64 का 128, 128 से 256, फिर 512, फिर 1000, ऐसे बस मल्टीप्लाई होता जाता है। तो किसी भी डिवाइस के लिए कौन सा साइज चाहिए होगा ये डिसाइड करने के लिए पिक्सल दिया है। पिक्सल का साइज आप प्रिंट के लिए नहीं यूज कर पाते हैं, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं चल पाता है कि 8 इंच के भीतर में कितने पिक्सल आएंगे। तो कैलकुलेशन करने से अच्छा वहाँ पे इंच दे दिया है कि 8 इंच के अंदर 8 इंच लिख दीजिए, वो अपने हिसाब से 3 इंटू 8 कर देगा, तो 21 समथिंग 24 समथिंग आ जाएगा। ऐसे वैल्यूज कैलकुलेट होती है ना। तो आप लोग को इंचेस के लिए इसलिए वर्क करने दिया है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आप जब प्रिंट लाइन में जाते हैं ना तो वहाँ आपको कोई पिक्सल नहीं बताता, जब टेक्निकल वर्ल्ड के लिए काम करेंगे ना तब पिक्सल बताएगा। ठीक है, अभी तो A4 साइज में काम कीजिए, 8 इंच बाय 11 इंच होगा, 11 इंच हाइट होगी और 8 इंच उसकी विड्थ होगी, 8.5 कुछ समथिंग रहता है तो वो वैल्यू रहेगी। A4 पे बस क्लिक करिए, वर्क कीजिए, वो आपका 2K रेजोल्यूशन पे बनता है, पिक्सल्स में कन्वर्ट करेंगे ना। हाँ मतलब आप यहाँ पे जाओगे ना, फाइल में जाके इसको न्यू कर देना, तो यहाँ पे आपको जो वैल्यू मिलेगी A4 में, ये मिलीमीटर्स में इतना है, इसी को मैं पिक्सल में कर दूंगा ना तो ये 2400 बाय 3500 बनेगा, है ना। इसको इंच में कर दूंगा तो 8.2 बाय 11.6 आएगा। चेंज कर देना होता है। हाँ, जो बहुत ही प्रोफेशनल क्लाइंट होगा, या बोलना चाहिए कि जिसको प्रिंट का आइडिया होगा ना, वो आपको एक्यूरेट साइज बता देगा कि भाई A4 में बना दीजिए या A5 में या B5 में, ऐसे करके वो बता देगा आपको। सिंपली बस वहाँ क्लिक करना है, बनाते जाना है। और अगर कोई ऐसा होगा जिसको नहीं पता होगा ना तो वो इंचेस बताएगा कि भाई देखिए ना इतने इंच में बना दीजिएगा, इतने इंच का वेट होगा। अरे कई लोग तो रस्सी से माप के लेके आते हैं, रस्सी से माप लेते हैं, भाई रस्सी का माप लेके आएंगे, सर इतने का बना दीजिए। तो आप हर जगह पे ना मार्जिन और मिलीमीटर और इंची टेप रखना होता है, तो वो रख के फिर उसको नापिए, तो अच्छा ये है तो फिर यहाँ वो वैल्यू डालिए, ऐसा होता है। कई तो अपना सैंपल दे देते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने पहले बनाया, हाँ फिर हमें लेके मापना पड़ता है, अच्छा भाई इनका ये साइज और ये साइज है, फिर लेके बनाना हो। ठीक है, तो इस तरीके का है। तो अब पोस्टर का कंप्लीट हुआ, अब बिग पोस्टर तैयार करेंगे। ठीक है, फिर सर्टेन डिफरेंट टाइप्स के, क्योंकि ये पोस्टर, हाँ हाँ, ये पोस्टर की थ्योरी प्रैक्टिकल यहीं कंप्लीट हुआ, अब आपका प्रैक्टिकल आपको करना है। एक चीज़ और, ये प्रिंट का पोस्टर है, डिजिटल वर्ल्ड का नहीं, डिजिटल वर्ल्ड का आगे बनाएंगे, उसके लिए मार्जिन साइज सब कुछ अलग होगा। इसको भी दिखा सकते हैं आप, फेसबुक वगैरह सब सपोर्ट करता है इस साइज़ को, लेकिन इंस्टाग्राम वगैरह के लिए ना कोई दूसरा साइज़ होता है, तो वो दूसरा साइज़ देखेंगे वो कैसे बनाते हैं, अलग होता है। फॉर्मेट तो वही रहेगा, उससे कोई लेना देना नहीं। A4 साइज लिया था ना हमने, तो A4 साइज हमारा नॉर्मल प्रिंट पेपर साइज होता है। बस वो अपनी विश होती है, वो क्लाइंट की विश होती है कि मुझे लैंडस्केप में चाहिए है या A4 चाहिए, वो रहता है। ठीक है, सो अभी फ़िलहाल इसको बनाएं और